यस बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जल्दी से देखते हैं कि अपन ने कैपिटल गेन के अंदर क्या क्या पढ़ लिया है। हमने देखा था कैपिटल गेन डील करता है सेक्शन 45 से लेकर के 55 तक। 55 में भी ए बोल सकते हैं आप। यहाँ तक कैपिटल गेन डील करता है। सबसे पहला सेक्शन हमने पढ़ा था 45 सबसेक्शन 1। 45 सबसेक्शन 1 क्या बोलता था? एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर ट्रांसफर टुक प्लेस। सिंपली हमने देखा था कि कैपिटल गेन जो है, कैपिटल गेन से रिलेटेड बात बोली गई है कि कैपिटल असेट है उसका ट्रांसफर होना चाहिए। जिस साल में कैपिटल असेट का ट्रांसफर होगा, जिस साल में कैपिटल असेट का ट्रांसफर होगा, उस साल में जो है कैपिटल गेन लगेगा। तो 45 सबसेक्शन 1 के लिए दो जरूरी बातें थी, 2 क्लोज 14 और 2 क्लोज 47 की। ये दो बातें अगर हम पूरी कर देते हैं, ये दो चीजें अगर पूरी हो रही है, तो कैपिटल गेन लग जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज के कैपिटल असेट क्या होती है, इसके बारे में हम जान रहे थे। तो कैपिटल असेट के बारे में हमने जाना था एनी काइंड ऑफ मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, intangible asset whether connected with the business of the assessee or for personal purpose used for personal purpose। मतलब चाहे मूवेबल असेट हो, चाहे इमूवेबल असेट हो, चाहे टेंजिबल असेट हो, चाहे इंटेंजिबल असेट हो, चाहे आप बिजनेस के यूज में ले रहे हो, चाहे आप पर्सनल यूज में ले रहे हो, मतलब वॉट एवर कुछ भी हो, सारी असेट्स क्या है? कैपिटल असेट मान ली गई। लेकिन यहां पर आगे बोला गया बट इट डज नॉट इंक्लूड्स, कुछ ऐसी असेट्स थी जो कि कैपिटल असेट की डेफिनेशन में शामिल नहीं होती है। कौन सी थी? चार असेट्स थी सर। सबसे पहला था स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड ऑलरेडी पीजीबीबी में टैक्सेबल होता है, इस वजह से वो इंक्लूड नहीं होता। चाहे रॉ मटेरियल हो, डब्ल्यूआईपी हो या फिनिश गुड्स हो, इंक्लूड नहीं होगा। मूवेबल पर्सनल असेट्स, इसको मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स भी बोला जाता है। मूवेबल पर्सनल असेट जो है वो आपकी कैपिटल असेट नहीं मानी जाएगी। जैसे आपका मोबाइल फोन है, चाहे आपकी कार है, घर का फर्नीचर है, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, ये सभी मूवेबल पर्सनल असेट है, इन पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। हालांकि कुछ ऐसी असेट्स है जो कि मूवेबल पर्सनल होती है, फिर भी उनको नहीं माना, बोला इस पर तो हम कैपिटल गेन लगाएंगे। ज्वेलरी पर, ड्राइंग पर, पेंटिंग पर, स्कल्पचर्स पर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन पर और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट पर, इन सभी को मूवेबल पर्सनल असेट नहीं माना गया है, मतलब इन पर कैपिटल गेन लगेगा अगर आप इनको ट्रांसफर करते हैं तो। इसके अलावा हमने पढ़ा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, गांव में स्थित खेती की जमीन को अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। देन क्वेश्चन अराइज हुआ, सर ये गांव में स्थित खेती की जमीन क्या होती है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है? तो रूरल का हमें पता चला, रूरल वो जो अर्बन नहीं है। फिर हमने देखा अर्बन क्या होता है, तो बोला जो कोई भी ऐसी म्युनिसिपालिटी, कंटोनमेंट बोर्ड और पंचायत जिसकी पॉपुलेशन 10,000 तक है, तो जहां तक उसकी लिमिट है वहां तक का एरिया अर्बन माना जाएगा। अगर पॉपुलेशन 10,000 से भी ज्यादा है और 1 लाख तक है, तो उसकी बाउंड्रीज प्लस उसके आगे का कितने किलोमीटर तक का एरिया माना जाएगा, बताओ? 10,000 टू 1 लाख, सर 2 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो अर्बन माना जाएगा। अच्छा, 1 लाख से भी ज्यादा और 10 लाख तक है, तो जहां तक उसकी बाउंड्रीज है प्लस उसके बाहर का 6 किलोमीटर तक का एरिया भी क्या मान लिया जाएगा? अर्बन मान लिया जाएगा। और अगर 10 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो जहां तक उसकी बाउंड्रीज है वो एरिया प्लस उसके बाहर का 8 किलोमीटर तक का एरिया भी क्या मान लिया जाता है? अर्बन मान लिया जाता है। ये अपन ने पढ़ा था। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट था गोल्ड बॉन्ड्स। अलग अलग टाइप की स्कीम्स दे रखी, वो सारे के सारे गोल्ड बॉन्ड्स पर कैपिटल गेन नहीं लगता है। हालांकि हमने देखा था सोवर्जन गोल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं, तो कुछ टाइम पहले ही आए गवर्नमेंट की तरफ से, उनको कैपिटल असेट माना गया, कैपिटल गेन भी लगेगा। हालांकि उन सोवर्जन गोल्ड बॉन्ड्स पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 क्लोज 15 के अंदर। इसके बाद में हमने पढ़ा था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, FII, उन्होंने जो भी सिक्योरिटीज होल्ड कर रखी है वो कैपिटल गेन हेड के अंदर ही आकर के टैक्सेबल होगी, बिजनेस हेड में आकर के टैक्सेबल नहीं होगी। इसके बाद में हमने देखा था कि ज्वेलरी का मीनिंग क्या होता है। तो ज्वेलरी का मीनिंग हमने देखा था ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ, गहने जो कि बने हुए हैं किसके? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और अलॉय ऑफ दीज मेटल्स, या तो गोल्ड का बना हुआ है या सिल्वर का बना हुआ है या अलॉय, इनका मिक्सचर बना हुआ है, प्लेटिनम का बना हुआ है या इनका मिक्सचर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ज्वेलरी बोलेंगे, ऑर्नामेंट बोलेंगे। या फिर प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स। प्रीशियस मतलब मूल्यवान, मूल्यवान स्टोन आते हैं, या सेमी प्रीशियस भाई कुछ मूल्यवान स्टोन्स है, उनको भी क्या माना जाएगा? ज्वेलरी में ही कंसिडर किया जाएगा।
वेदर सोन इन एनी फर्नीचर और नॉट, आपने किसी फर्नीचर में लगा रखा है नहीं लगा रखा किसी चीज में, वो जो है वो ज्वेलरी में ही आएगा, उसको ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन लगेगा। तो ऑर्नामेंट जो कि बने हुए हैं गोल्ड के, सिल्वर के, प्लेटिनम के, या इनका मिक्सचर, या फिर कोई स्टोन जो कि प्रीशियस है या सेमी प्रीशियस स्टोन जो कि किसी में जुड़ा हुआ है, जड़ा हुआ है या नहीं है, ये सब ज्वेलरी है, इनको ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन लग जाएगा। इसके बाद में हमने देखा था एक केस हुआ महाराजा राणा हेमंत सिंह का। महाराजा राणा हेमंत सिंह के केस में ये डिसीजन दिया गया कि गोल्ड के यूटेंसिल जो है, सिल्वर बार से, ये कॉइन्स है, इनको क्या माना जाएगा, कैपिटल असेट माना जाएगा, तो कैपिटल गेन लगेगा। उसके बाद बेनारसी लाल कठारुका का एक केस हुआ, उसके अंदर बोला गया कि जो ये सिल्वर यूटेंसिल्स है ना, सिल्वर यूटेंसिल, चांदी के बर्तनों को जो है वो हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे, ये मूवेबल पर्सनल असेट मानेंगे, क्योंकि चांदी के बर्तनों में खाने का ट्रेडिशन रहा है, इस वजह से हम इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। जल्दी से बताओ बेटा, यहां तक की सारी बातें क्लियर है कि नहीं, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। जल्दी से बताओ बेटा, यस और नो। चलिए बेटा, अब अपन बढ़ रहे हैं सेक्शन 2 क्लोज 47। व्हाट इज ट्रांसफर। जनरली हम ट्रांसफर का मतलब क्या समझते हैं, असेट को सेल कर देना, भाई सेल करना ही तो ट्रांसफर होता है, इसके अलावा क्या होता है। लेकिन कई और तरीके भी है जिनको यहाँ पर ट्रांसफर माना गया। और आप कैपिटल असेट को ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल गेन लग जाएगा, कैपिटल असेट को ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल गेन लग जाएगा। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके होने पर भी कैपिटल गेन लग जाता है, ट्रांसफर माना जाता है जिसको, आइए बेटा वो देखते हैं। ट्रांसफर की डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट, और ये जो ट्रांसफर में केसेस आएंगे ना, ये प्रैक्टिकली इनमें फिर अपन कैपिटल गेन भी निकालेंगे आगे जाकर। तो पहला देखो बेटा, पहला ट्रांजेक्शन जिसको ट्रांसफर माना जाता है, सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट। सेल आप जानते हो, किसी चीज को सेल करना, ट्रांसफर माना जाएगा, कैपिटल गेन लग जाएगा। एक्सचेंज, आपने एक घर, अपना घर किसी और को दिया और बदले में उसका घर ले लिया, कैपिटल असेट को एक्सचेंज कर लिया, कैपिटल गेन लगता है इस पे। कैसे लगता है आगे सीखेंगे, कैसे लगता है नहीं सीख रहे अभी, इस पर लगता है बस ये जान रहे हैं। फिर इस पर कैसे निकालना है वो तो आगे सीखेंगे ना, इसीलिए तो चैप्टर बना हुआ है पूरा। और थर्ड बोला है रेलिंक्विशमेंट। रेलिंक्विशमेंट का मतलब होता है बेटा त्याग करना। किसी चीज का त्याग करने पे पैसे मिलते हैं क्या। हाँ सर मिलते हैं ना। कैसे मिलते हैं, बोलो सर पुरानी मूवी देखो, एक लड़की होता, एक लड़का होता था, लड़का गरीब होता था, लड़की अमीर होती थी, लड़का लड़की को प्यार हो जाता था, फिर आता था उसका बाप, लड़की का बाप की एंट्री होती थी। लड़की का बाप बोलता था कि इसकी कुछ इनकम नहीं, ये तो गरीब है, तूने किससे प्यार किया है, हमारा इंडस्ट्री में नाम डुबा देगी क्या। फिर लड़की का बाप उस लड़के को बुलाता था अपने घर पे, फिर बोलता था ये पकड़ो ये ब्लैंक चेक, इस पे तुम जितना अमाउंट भरना चाहो भरो, ये रहे मेरे साइन, और मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जाओ। देखो, हीरो लड़की की जिंदगी से निकल रहा है और पैसा मिल रहा है उसको, बताओ त्याग कर रहा है किसी चीज का फिर भी पैसा मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो क्या वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, बताओ क्या वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। कैपिटल गेन में तो नहीं हो सकता। ठीक है, नॉर्मल बात करते हैं, और भी कोई ऐसी चीज है जिनका त्याग करने पर पैसा मिलता है, जिनका त्याग करने पर पैसा मिलता। देखो, आपने राइट शेयर्स का नाम सुना है बेटा। राइट शेयर्स क्या होते हैं, देखो अगर आप किसी कंपनी के ऑलरेडी क्या हो, ऑलरेडी शेयर होल्डर हो, किसी कंपनी के आप ऑलरेडी शेयर होल्डर हो, है ना, ठीक है। अब वो कंपनी और शेयर इशू कर रही है, तो वो अपना पहला राइट उनको देती है जो कि एग्जिस्टिंग पहले से शेयर होल्डर है, उनको बोला जाता है बेटा राइट शेयर। ठीक है, तो ये कंपनी है,
और ये है रामू। रामू इस कंपनी का शेयर होल्डर है। 1000 शेयर्स इसके पास में है, ऑलरेडी है। अब कंपनी न्यू इशू लेकर के आ रही है। न्यू इशू लेकर के आई तो कंपनी ने पहले रामू को एक राइट दे दिया। बोला कि रामू आप चाहो तो 1:1 के रेशियो में ये शेयर्स ले सकते हो। ये जो न्यू इशू में खरीदने का राइट दिया जा रहा है, अधिकार दिया जा रहा है, तो इस अधिकार को अगर वो एक्सरसाइज कर लेता है तो उसको जो शेयर्स मिलेंगे उनको बोलेंगे राइट शेयर, अधिकार वाले। अब रामू को ये अधिकार तो दे दिया, लेकिन क्या जरूरी है? क्या ये जरूरी है कि रामू इस राइट को एक्सरसाइज करे? क्या जरूरी है कि रामू इस राइट को एक्सरसाइज करके शेयर्स ही खरीदे? जरूरी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर आखिर होगा क्या? रामू के पास में दो ऑप्शन है। एक तो एक्सरसाइज कर लेना राइट को, एक इसको रिनाउंस कर देना। रिनाउंस मतलब क्या है? किसी और व्यक्ति को दे देना। मान लीजिए यहां पर कोई दूसरा व्यक्ति है, मुकेश, ठीक है। रामू चाहे तो मुकेश को जो है ये राइट दे सकता है, और मुकेश चाहे तो उस राइट को खरीद सकता है। तो रामू के पास में दो ऑप्शन है, या तो इस राइट को एक्सरसाइज कर ले और इसी कंपनी के शेयर्स खरीद ले, या फिर वो किसी और को ये राइट ट्रांसफर कर दे। जस्ट वेट अ मिनट बेटा। यस बेटा। तो रामू के पास में पहला अधिकार तो ये है कि वो इस कंपनी के, अगर उसको अच्छी लगती है कंपनी के, यार ऑलरेडी अपने पास में शेयर पड़े और खरीद लो, तो वो राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। राइट को एक्सरसाइज करने पर कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ, उल्टा उसने खरीदा यहां तो। लेकिन अगर वो राइट को रिनाउंस कर देता है, किसी और को दे देता है, खुद को नहीं चाहिए किसी और को दे रहा है, त्याग कर देता है उस राइट को, किसी और को दे देता है, बोला मुझे नहीं चाहिए लेकिन मैं ये राइट किसी और को, ये ट्रांसफरेबल होता है राइट। तो मुकेश को दे दिया 20,000 ये राइट। तो फिर तो फिर क्या है? यहां पर देखो, रामू ने राइट को रिनाउंस मतलब त्याग करा, और फिर भी उसको क्या मिल रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये 20,000 रुपीज, ये ट्रांसफर माना जाएगा और कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। कैसे होगा वो तो आगे देखना है। अभी ये जानना है ट्रांसफर किसे माना जाता है। तो किसी चीज का त्याग करना, किसी चीज को छोड़ना भी ट्रांसफर माना जाता है, और उसके बदले में आपको पैसे भी मिलना जरूरी। पता चले कुछ ही नहीं मिला तो टैक्स किस पे दोगे? वो भी बात है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, एक्सटिंग्विशमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट एक्सटिंग्विशमेंट इंक्लूड्स डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी एसेट। मतलब किसी चीज के डिस्ट्रॉय होने पर भी पैसा मिलता है क्या? हम्म? कोई चीज डिस्ट्रॉय हो गई फिर भी पैसा मिलता है? ऐसा होता है कभी कि कोई चीज डिस्ट्रॉय हो गई फिर भी पैसा? कहीं देखा है आपने ऐसा? बताओ, सोचो, मिलेगा आपको आंसर, जवाब मिलेगा। यस सर, मिला था मुझे, जब मैं अंदर ही अंदर से टूटा था। वो एक गाना है ना, हाँ ये अंदर ही अंदर से टूटा मैं। तो फिर क्या मिलता है आपको? इसी तरीके से बिल्डिंग्स भी होती, कैपिटल असेट भी होती है जो कि टूट जाती। कोई कैपिटल असेट है, फ्लड आ गई, फ्लड में घर बह गया, ठीक है, अभी तो बहुत ज्यादा आ रही है जैसे, घर बह गया, टूट गया, या घर में आग लग गई, घर खत्म हो गया, कैपिटल एसेट में आग लग गई, या कैपिटल एसेट बाढ़ में बह गई, भूकंप में गिर गई। तो होता क्या है कि जब ये एसेट डिस्ट्रॉय हो जाती है तो फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी क्या देती है? क्लेम देती है।
तो अब ये आपकी असेट ट्रांसफर मानी जाएगी अगर आपकी असेट डिस्ट्रॉय होने पर आपको क्या मिल रहा है, क्लेम मिल रहा है। और ये जो क्लेम है इसके ऊपर कैपिटल गेन भी निकाला जाता है, जो कि अपन पढ़ेंगे सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A के अंदर। जब ये सेक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे कैपिटल गेन निकलता है। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है सर सारे इंश्योरेंस कैपिटल गेन हुए, ये कैसे पॉसिबल है? सारे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कैपिटल असेट का भी होना चाहिए। ऐसे स्टॉक का इंश्योरेंस कराया वो यहाँ पर आएगा क्या? नहीं आ सकता। तो बेटा ये था अपना सेकंड पॉइंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरिंग, मतलब किसी भी असेट में आपका राइट जा रहा है, छूट रहा है तो भी। इसके बाद में थर्ड है कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। ये पॉइंट आपने पहले भी पढ़ा है, अदर सोर्स में पढ़ा है। कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, अभी मैं इसको डिटेल में नहीं लूंगा यहाँ पर, क्योंकि डिटेल में अपन पढ़ेंगे इस सेक्शन को 45 सबसेक्शन 5 में। वहां पर डिटेल में इसके ऊपर कैसे कैपिटल गेन निकलता है वो भी देखेंगे। अभी सिंपल सी बात ये समझ लो कि आपकी कोई असेट है मान लो, और यहाँ से अब रोड बन रही है, आपकी असेट बीच में आ रही है, तो गवर्नमेंट ने उसको कंपलसरीली एक्वायर कर लिया और आपको कुछ पैसे देगी बदले में। ऐसे थोड़ी ना है कि खा जाएंगी, बोलेगी हमारा हुआ घर जाओ। आपको बदले में क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। वो पैसे जो मिलेंगे कहाँ टैक्सेबल होंगे? कैपिटल गेन हेड। अभी इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी इसकी आगे की कहानी भी होती है, वो अदर सोर्स में ही बताई थी मैंने आपको कि अब इसको कोर्ट में भी जाता है एसएससी अगर कंपनसेशन से खुश नहीं होता है, फिर उसको इंटरेस्ट भी मिलता है, तो जो इंटरेस्ट मिलता है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। ये सारा कुछ अदर सोर्सेज में था। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ एनी कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा पॉइंट है काफी, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कैपिटल असेट को आपके स्टॉक में कन्वर्ट कर लेना, कैपिटल असेट को आपके स्टॉक में कन्वर्ट कर लेना। इसका मतलब क्या है बेटा? सोचो पहले तो। इसका एक उल्टा केस पीजीबीपी में भी आता है। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मान लीजिए एक व्यक्ति है ढोलू, ढोलू बोलू आते थे ना, छोटा भीम आप देखते हो तो उसमें देखा है आपने कभी छोटा भीम? भीम 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 छोटा भीम ऐसे आता था। यारों का है यार, सबका मददगार, सबको बांटे ये प्यार, ऐसा कुछ आता था। उसमें अलग अलग स्टोरियाज आती थी, छोटे छोटे होते थे, एक चुटकी भी होती थी उसमें, और दो छोटे छोटे ढोलू बोलू होते थे। और एक जो दुश्मन होता था वो कौन होता था? दुश्मन जो था वो कालिया था वो। ठीक है, ये श्रुति ये आपने जो बताया, लेकिन ये प्रोविजन हाउस प्रॉपर्टी वाला बताती है, यहाँ थोड़ा अलग है। बढ़िया आता था वो बहुत। ठीक है, अब देखो बेटा हुआ क्या है, ये ढोलू की शादी हो गई। अब ढोलू की जो शादी हुई है वो हुई है चुटकी से। ढोलू की शादी हो गई चुटकी से। चुटकी की मम्मी ने बहुत सारी ज्वेलरी दी चुटकी को, और वो ज्वेलरी लेकर के जो है वो ढोलू के पास में आ गई। ठीक है, अब ढोलू और चुटकी अपनी जिंदगी जी रहे हैं आराम से, लेकिन ढोलू को थोड़े दिन बाद पता चलता है कि यार अपने पास तो कोई जॉब ही नहीं है, अपना कोई बिजनेस ही नहीं है, तो करे क्या? तो ढोलू ने सोचा कि क्यों ना कोई बिजनेस खोला जाए। तो ढोलू ने ढोलकपुर में कोई बिजनेस खोलने की सोची। ढोलकपुर के गांव में जाकर के मेन
ढोलू ज्वेलर्स खोल लिया, ढोलू, और ढोलू ज्वेलरी लेकर के आया मार्केट से उसमें, और ये भी बोला, चुटकी, तुम्हारी ज्वेलरी भी कोई काम की नहीं है, तो आओ उसे हमारे बिजनेस में लगा दे। तो फिर ये वाली जो ज्वेलरी थी, ये वाली ज्वेलरी भी बिजनेस में लगा दी ढोलू ने। तो अब ये जो, जब तक यहां घर पे पड़ी थी तब तक तो पर्सनल असेट थी, लेकिन जब इस बिजनेस में आकर के लग गई तो अब ये तो बिजनेस का क्या बन गई, स्टॉक बन गई। तो ये जब आप पर्सनल असेट को स्टॉक में कन्वर्ट करते हो, इसको भी ट्रांसफर माना जाता है, और इस पर भी क्या लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा। कैसे लगेगा, इसके लिए हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 45 सब सेक्शन 2, वहां पर जानेंगे कि कैसे इसका कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है। इसी तरीके से कई लोग प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अगर आप जाएंगे तो जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, अभी आप रहते हो, कोई ब्रोकर है जैसे, 4-5 घर है उसके पास, ठीक है, सब पर्सनल है, लेकिन अब उसने क्या करा कि यार है ना, हमारे तो एक ही घर है, बाकी को स्टॉक बना दो, मेरी बिजनेस का स्टॉक बना रहा हूं मैं। तो जब उसने पर्सनल घर को बिजनेस की बिल्डिंग में कन्वर्ट करा तो उस पर भी कैपिटल गेन लगेगा। जनरली ऐसे माना जाता है कि आपने क्या करा, आपकी पर्सनल बिल्डिंग बिजनेस को बेच दी है, सिंपल सी बात ये होती है, क्योंकि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, तो इसको भी ट्रांसफर माना जाता है और इस पर भी क्या लगता है, कैपिटल गेन लगता है। तो ऐसा ट्रांजेक्शन भी प्रैक्टिकली सारे आने वाले हैं, इसको प्रैक्टिकली अपन करने भी वाले हैं कि इनके ऊपर कैसे कैपिटल गेन निकलता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, पोजीशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये पॉइंट, ऐसी लाइन पहले भी आई है हाउस प्रॉपर्टी की सेक्शन 27, वहां लेकिन अलग मीनिंग था पढ़ने के लिए, यहां पर अलग इंटेंशन। देखो बेटा, ये एक बिल्डिंग है, लेट से कि एक बिल्डर ने प्रोजेक्ट बनाया है, तो इस बिल्डिंग में क्या बने हुए, फ्लैट्स। ये एक व्यक्ति है, मिस्टर सुरेश, मिस्टर सुरेश ने इस बिल्डर के और सुरेश जी के बीच में फाइनल हुआ कि 50 लाख रुपीज में जो है ये डील होगी, लेकिन अभी ओनली 20 लाख ही दिए गए हैं। लेकिन 20 लाख देने के बाद में ही, ये जिस भी व्यक्ति का फ्लैट था, उसने अपने इस फ्लैट का पोजीशन मिस्टर सुरेश जी को दे दिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट पूरा परफॉर्म हो गया, नहीं हुआ, पार्ट परफॉर्मेंस ही हुई, लेकिन पार्ट परफॉर्मेंस होने पर ही अगले व्यक्ति को आपने क्या दे दिया है, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दिया। तो ऐसा माना जाएगा, ये जिस भी व्यक्ति का, मान लो ये व्यक्ति है मिस्टर ए, तो ऐसा माना जाएगा कि मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और कैपिटल गेन लगा दिया जाए। भाई आपकी पार्ट परफॉर्मेंस हो रही है किसी कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन पार्ट परफॉर्मेंस पर ही क्या हो रही है, कैपिटल असेट का पोजीशन किसी और को दिया जा रहा है। जैसे अब मिस्टर सुरेश यहां पर आकर रहने लग गए, उन्होंने अभी पूरे पैसे नहीं दिए, पूरे पैसे दे देते तो नॉर्मल सेल हो गई ना, बात ही खत्म। तो मिस्टर ए का ये कहना है, अभी तो मैंने पूरे पैसे लिए ही नहीं, तो सेल तो हुई नहीं, तो मैं कैपिटल गेन भी नहीं दूंगा, ये इनका कहना है। तो हमारे पॉइंट नंबर 5 का क्या कहना है कि अगर पार्ट परफॉर्मेंस हुई है और पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी आप अगर किसी और व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन दे रहे हो, अपनी कैपिटल असेट किसी और को दे रहे हो, तो ये माना जाएगा वो ट्रांसफर है और इस पर कैपिटल गेन लग जाएगा। तो किसी से थोड़े पैसे लेकर के भी अगर प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दिया जाता है तो ये माना जाता है कि वो ट्रांसफर है, सिंपल लैंग्वेज में ये। पॉइंट नंबर 6,
एनी ट्रांजेक्शन विच हैव द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर और एंजॉयमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन। सिंपल सी बात है ये, तो इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जिसमें लग रहा है आपने ट्रांसफर कर दिया या कोई और राइट्स एंजॉय कर रहा है, जैसे मान लो ये कोई प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है तो मिस्टर ए की, लेकिन इसको राइट्स वगैरह सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं मिस्टर बी। वही रहते हैं, वही यूज करते हैं, चाहे जैसे इसमें कभी भी कंस्ट्रक्शन करा लेते हैं सब कुछ। क्या पता कहीं ना कहीं ए और बी ने साइड में से कैश में पैसे देके डील कर ली हो, इनकम टैक्स वालों को क्या पता, और रजिस्ट्री वगैरह चेंज नहीं कराई हो, रिलेशन अच्छे हो, कई लोग कराते हैं ऐसे। तो इसी वजह से इनकम टैक्स में प्रोविजन बना दिया कि आपकी असेट्स के अगर राइट कोई एंजॉय कर रहा है, आपकी असेट के राइट्स कोई एंजॉय कर रहा है, आपकी असेट्स को कोई और यूज कर रहा है, तो हम ये मान लेंगे कि आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं मैंने तो नहीं किया, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे हमें क्या पता आपने पीछे से कैश में पैसे ले लियो चुपचाप से। तो हम इसीलिए यहां पर बोला गया कि अगर आप आपके कैपिटल असेट के राइट्स किसी और को दे रहे हो यूज करने के लिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई 1 2 5 दिन के लिए दिए तो मान लें, कंटिन्यूअसली हो रहा है ऐसा, तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी कैपिटल असेट क्या हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है, और उसके ऊपर लगा दिया जाएगा कैपिटल गेन। मेडिकल लाइसेंस बेटा ये नहीं है, मेडिकल लाइसेंस इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो बिजनेस के अंदर आ गया। रिडम्पशन और मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं बेटा? जीरो कूपन बॉन्ड नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे बॉन्ड्स जिन पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन ये जो है डिस्काउंट पर इश्यू होते हैं और फेस वैल्यू पर रिडीम होते हैं। लेट से कि आपको 80 रुपीज में इश्यू किया था और जब वापस रिडीम कर रही है कंपनी तो 100 रुपए पर खरीद लिया, तो इससे हुआ क्या कि आपको ये मिल गया रिटर्न 20 रुपीज का। तो 20 रुपीज कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएंगे, लेकिन बात वो नहीं हो रही कितना होगा कैसे, बात हो रही है ट्रांसफर किसे माना जाता है। तो जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं जब उनका रिडम्पशन होता है या जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो ये भी कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स बेटा, आइए एक बार जल्दी से क्विकली हम इन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है सर अगर किसी ने ओलंपिक में गोल्ड जीता और उसे इंडिया में सेल किया तो कैपिटल गेन लगेगा? बेटा आप लॉजिकली भी कभी सोचा करो, क्या गवर्नमेंट ऐसा प्रोविजन बनाएगी? आप लोग बताओ मुझे, गवर्नमेंट ऐसा प्रोविजन डालेगी क्या, ट्रांसफर ऑफ ओलंपिक गोल्ड मेडल्स विल बी टैक्सेबल? तो इससे शर्म की बात गवर्नमेंट के लिए क्या होगी कि भाई गोल्ड मेडल्स बेचने का भी प्रोविजन हम बना रहे हैं, और गोल्ड मेडल्स बेचने पर, ओलंपिक के मेडल्स बेचने पर हम टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो सवाल ही नहीं उठ सकता कि भाई कि गवर्नमेंट ऐसा प्रोविजन बनाएगी क्या कि है ना गोल्ड मेडल बेचोगे तो हम टैक्स लेंगे। गवर्नमेंट के लिए शर्म की बात है कि इतने बड़े प्लेयर को अपना गोल्ड मेडल बेचना पड़ रहा है, तो प्रोविजन का तो सवाल ही नहीं उठता टैक्स लगाने का। इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन ही नहीं डाला हुआ है कहीं, और ना गवर्नमेंट डालेगी कभी, ठीक है। हालांकि ये जरूर पूछ सकते हो आपके सर जो अवार्ड्स मिलते हैं, जैसे कि किसी गवर्नमेंट ने 5 करोड़ दिए, किसी गवर्नमेंट ने 4 करोड़ दिए, किसी गवर्नमेंट ने 10 करोड़ दिए, प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म करा, उसको जो प्राइज मिले, अवार्ड मिले, उसका क्या होता है, वो एग्जम्प्ट होता है बेटा, उस पर टैक्स नहीं लगता। ये क्वेश्चन हो तो ज्यादा बेटर होगा, ये गोल्ड मेडल सेल का क्वेश्चन तो बिल्कुल ही खराब क्वेश्चन। लास्ट क्लास में भी आपने पूछा था बट आई इग्नोर्ड, लेकिन आपने अब चौथी बार लिख दिया, तो अब मैं क्या करूँ, मुझे बोलना ही पड़ेगा भाई। क्या आप ऐसी सोच ही क्यों रख रहे हो कि भाई गोल्ड मेडल भी बेचना पड़ेगा? ऐसी सोच मत रखो। जैसे बेटा नीरज चोपड़ा को 15 करोड़ रुपए मिले हैं गोल्ड मेडल जीतने पे, वो पूरे उसके एग्जम्प्ट है, जो भी अवार्ड्स रिकॉग्निशन उसको मिले एग्जम्प्ट होते हैं। चलिए बेटा क्विकली देखते हैं ट्रांसफर। सेक्शन 2 क्लोज 47। सबसे पहला पॉइंट बोलता है सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट। रेलिंक्विशमेंट मतलब राइट का त्याग करना, जिसमें राइट शेयर्स का एग्जांपल देखा था। सेकंड पॉइंट बोलता है एक्सटिंग्विशमेंट, और एक्सटिंग्विशमेंट इंक्लूड्स डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट। किसी असेट के डिस्ट्रॉय होने पर आपको पैसा मिल रहा है तो भी उसके ऊपर जो है कैपिटल गेन लग जाएगा, जैसे इंश्योरेंस क्लेम मिलना। कैपिटल असेट को अगर आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, तो उस पर भी कैपिटल गेन लग जाएगा।
कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने आपके एसेट को कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया है तो भी उसके ऊपर जो है कैपिटल गेन लग जाता है। जैसे गवर्नमेंट रोड बना रही है, आपका घर बीच में आ रहा है, कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया, कैपिटल गेन लगेगा इसके ऊपर। पोजीशन दे रहे हो आप आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी का इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की पार्ट परफॉर्मेंस हुई है और उसमें ही आप क्या दे रहे हो, पोजीशन, पूरे पैसे नहीं आए फिर भी दे दिया पोजीशन, तो हम ये मानेंगे आपने तो ट्रांसफर कर दिया, हम कैपिटल गेन लेंगे। अब आप देखते रहना आपके पूरे पैसे कब आते हैं कब नहीं। आपने पोजीशन दे दिया मतलब हमने मानेंगे ट्रांसफर। क्या पता आपने आधे पैसे तो बता दिए ऐसे व्हाइट में और बाकी ब्लैक में ले लिया, हमें क्या पता, इसलिए बोलते हैं कैपिटल गेन वाले, पोजीशन दे दिया मतलब हम कैपिटल गेन लगाए। एनी ट्रांजेक्शन विच हैव द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर और एंजॉयमेंट ऑफ राइट, किसी असेट के अंदर जो आपकी असेट है उससे रिलेटेड सारे राइट्स कोई और एंजॉय कर रहा है, पता चल रहा है वही आपकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, तो हम मान लेंगे कि आपने उसको ट्रांसफर कर दिया है। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 7, रिडम्पशन और मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड रिडीम हो रहे हैं या मैच्योर हो गए तो ऑटोमेटिकली जा रहे हैं वापस, तो इसके ऊपर भी ट्रांसफर मान लिया जाएगा और कैपिटल गेन लगा दिया जाएगा। तो बेटा ये है टोटल 7 पॉइंट्स जिनको माना जाता है ट्रांसफर एज पर सेक्शन 2 क्लोज 47। जल्दी से बताइए बेटा ये सारी बातें क्लियर है कि नहीं, यस और नो? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखने वाले हैं बेटा कैपिटल गेन के टाइप्स, टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। तो बेटा बार बार आपने दूसरी जगह भी इनका नाम तो सुना ही है, अब आइए इनको पढ़ भी लेते हैं। देखिए बेटा कैपिटल गेन जो है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर इस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से होगा क्या? शॉर्ट टर्म पर टैक्स की रेट हम पढ़ेंगे आगे अलग है, लॉन्ग टर्म पर टैक्स की रेट अलग है। कैसे पता किया जाए कि अगर शॉर्ट टर्म हो रहा है गेन या लॉन्ग टर्म हो रहा है गेन? तो डिपेंड करता है कि उस असेट से आपका रिश्ता कितना पुराना था। सर रिश्ता कितना पुराना था से मतलब कितने टाइम वो असेट आपने होल्ड करके रखी देन आपने ट्रांसफर करी, इससे डिसाइड होगा कि आपका जो रिश्ता था वो शॉर्ट टर्म का था या आपका जो रिश्ता था वो लॉन्ग टर्म का था। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो टाइप ऑफ कैपिटल गेन बेटा यहां पर होते हैं, और वो डिपेंड करते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग पर कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपने उस असेट को होल्ड करा देन ट्रांसफर कर दिया। तो जनरली अगर बात करें बेटा, जनरली अगर बात करें तो अगर आप 36 महीने तक 36 मंथ्स तक अगर आप किसी असेट को होल्ड रखते हो, 36 महीने के अंदर अंदर ही आपने ट्रांसफर कर दिया, 36 मतलब मान लो 30 महीने बाद ट्रांसफर कर दिया, तो उसको ट्रांसफर करने पर जो गेन होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। हम अभी शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, फिर जहां शॉर्ट टर्म नहीं होगा वहां लॉन्ग टर्म होगा बस। अब 36 महीने से ज्यादा रख के किसी को ट्रांसफर किया तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा। जनरल बात कर रहे हैं, अगर कोई कैपिटल एसेट आपके पास है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड आपने 36 महीने के अंदर अंदर ही ट्रांसफर कर दिया, खरीदा था 24 महीने बाद ट्रांसफर कर दिया, उस पर गेन कौन सा होगा, शॉर्ट टर्म। आपने 5 साल बाद किया, 60 महीने बाद किया, गेन कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म होगा। डिपेंड करता है पीरियड ऑफ होल्ड। फाइनेंशियल असेट्स जो होती है इसको डिटेल में ही पढ़ेंगे अभी, शेयर्स और सिक्योरिटीज, इनके ऊपर लिमिट 12 महीने की, मतलब इनको 12 महीने के अंदर अंदर ही ट्रांसफर कर दोगे। आपने खरीदा और खरीदने के 12 महीने में ही ट्रांसफर कर दिया, तो जो गेन होगा वो कौन सा होगा, वो गेन होगा बेटा शॉर्ट टर्म। और अगर 12 महीने के बाद करा तो लॉन्ग टर्म। और वहीं लैंड और बिल्डिंग और बोथ दोनों को एक साथ करो या अलग अलग भी करते हैं कई लोग, तो इन पर 24 महीने की लिमिट है। किसी लैंड को खरीदा आपने, बिल्डिंग को खरीदा आपने, लैंड और बिल्डिंग को खरीद के आपने 24 महीने के अंदर अंदर वापस किसी और को ट्रांसफर भी कर दिया, तो जो गेन होगा वो
शॉर्ट टर्म होगा, इससे ज्यादा करा तो लॉन्ग टर्म। एंड वन थिंग जो आप पहले ही पढ़ चुके हो, डेप्रिशिएबल असेट, जिन असेट्स पर डेप्रिशिएशन लगता है उन पर देखो ऑलवेज क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल। इसलिए जब अपन पीजीबीपी में पढ़ते थे कि हाँ भाई ये ज्यादा मैं बेचा, यहां से भी ज्यादा मैं बेच दिया, तो गेन कौन सा, डायरेक्टली बोल देते थे शॉर्ट टर्म। क्यों बोल देते थे? क्योंकि डेप्रिशिएबल असेट्स पर ऑलवेज गेन का नेचर क्या होता है, शॉर्ट टर्म ही होता है। इस वजह से डेप्रिशिएबल असेट अगर कोई है, मशीनरी है जैसे, तो आपको बोल दिया है बिजनेस की मशीन है या बिजनेस की बिल्डिंग है, ध्यान से बताना, एक बिजनेस की बिल्डिंग है, बिजनेस की बिल्डिंग है, उसको ट्रांसफर करा, तो उस पर 24 महीने की लिमिट लगेगी या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, बताओ? 24 मंथ्स की लिमिट लगाओगे या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा? क्या होगा दोनों में से? अगर बिजनेस की बिल्डिंग को ट्रांसफर करते हैं तो, इफ वी ट्रांसफर बिजनेस बिल्डिंग, तो क्या होगा? तो अगर सर बिजनेस की बिल्डिंग को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके ट्रांसफर करने पर होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा क्योंकि बिजनेस की बिल्डिंग है तो उस पर डेप्रिशिएशन लग रहा होगा, डेप्रिशिएशन लग रहा होगा तो उस पर गेन कौन सा होगा, शॉर्ट टर्म। अब किसी का घर है, किसी का घर है, नॉर्मल रहता है, उस घर को रहने के लिए यूज करता है, उसने वो ट्रांसफर कर दिया, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म निकालने के लिए कितनी लिमिट देखी जाएगी, 24 महीने की देखी जाएगी। तो आप ये देखिए कि उस असेट, अगर बिजनेस की असेट होती है ना तो मैक्सिमम असेट्स पर डेप्रिशिएशन लग रहा होता है, तो फिर वो डेप्रिशिएशन जिस असेट पर लगता है अगर आप उसको ट्रांसफर करते हैं तो उस पर गेन कौन सा होगा, उस पर गेन होगा शॉर्ट टर्म, डेप्रिशिएशन जिस पर भी लगता है। एंड लास्ट, अनलिस्टेड इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर पर भी 24 महीने की लिमिट लगेगी। सर अनलिस्टेड ही क्यों लिखा? अनलिस्टेड इसलिए लिखा क्योंकि लिस्टेड यहां कवर है फाइनेंशियल असेट्स में 12 महीने वाली, इस वजह से बाकी जो अनलिस्टेड बच गए उनके ऊपर लिमिट कितनी लगेगी, 24 महीने। तो मान लीजिए अनलिस्टेड शेयर है किसी ए लिमिटेड कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, कंपनी के शेयर्स तो होते ही है ना, चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, प्राइवेट कंपनी तक के भी शेयर्स होते हैं, किसी ना किसी के पास तो होते ही है, ठीक है। जैसे पेटीएम है, पेटीएम अभी क्या है, अनलिस्टेड कंपनी, लेकिन उसके शेयर्स नहीं होंगे क्या, है शेयर्स तो कुछ लोगों के पास ही रहते हैं। अब मान लीजिए कोई अनलिस्टेड कंपनी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, उसके शेयर्स तो किसी के पास पड़े ही होंगे, तो किसी व्यक्ति ने उन शेयर्स को किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया, तो लिमिट कितने महीने की देखोगे, 24 महीने। अब कोई कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिस्टेड है, कोई व्यक्ति रिलायंस के शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए लिमिट कितनी लगाओगे, 12 महीने। कोई व्यक्ति किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए लिमिट कितनी लगाओगे, 24 महीने। तो पहले अपन एक बात पढ़ लेते हैं बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग बाय फाइनेंशियल असेट, क्योंकि फाइनेंशियल असेट जानते फिर अपन इस सेक्शन को पूरा एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। देखिए बेटा, व्हाट आर फाइनेंशियल असेट, जो कि ऊपर आया है ये पॉइंट, लिस्टेड शेयर्स ऑफ द कंपनी। लिस्टेड ही क्यों लिखा, क्योंकि लिस्टेड कोई फाइनेंशियल असेट माना, फिर अनलिस्टेड हो तो क्या, अभी अभी तो देखा, अनलिस्टेड अलग से टैक्सेबल होगा और 24 महीने की लिमिट लगी। तो फाइनेंशियल असेट में जो पहली चीज है वो है लिस्टेड, ठीक है। सेकंड चीज, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। बड़े ध्यान से सुनना, अगर अपन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना बेटा, म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है, जैसे मान लो यहां पर पब्लिक है, ठीक है, ये पब्लिक आपको दिख रही है, ये एसबीआई का कोई म्यूचुअल फंड है, तो आप एसबीआई में जब पैसा लगाओगे बेटा, ये पब्लिक जब एसबीआई में पैसा लगाती है तो बदले में इनको क्या मिलती है, यूनिट्स मिलती है, एसबीआई म्यूचुअल फंड की यूनिट्स। आप किसी कंपनी में डायरेक्टली पैसा लगाते हो, शेयर्स मिलते हैं, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट वगैरह की, तो वो क्या करते हैं, फिर वो पैसा लगाते हैं पहले किसके अंदर, वो पैसा लगाते हैं पहले किसके अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर। फिर म्यूचुअल फंड उनके बिहाफ पर अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है क्योंकि उनमें एक्सपर्ट लोग बैठे रहते हैं। तो अब एसबीआई, इस पब्लिक ने एसबीआई में पैसा लगाया, ठीक है, एसबीआई ने बदले में क्या दे दी, यूनिट्स, म्यूचुअल फंड। एसबीआई अब इस पैसे को आगे इन्वेस्ट करेगा अलग अलग जगह पर। कहां कहां कर सकता है इन्वेस्ट, 3 टाइप के फंड चलते हैं बेटा इसके अंदर, जो म्यूचुअल फंड है उसमें मेनली 3 टाइप के फंड। एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, आपको पहले ही सिलेक्ट करना होगा जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब, कि कौन सा म्यूचुअल फंड चाहिए, इक्विटी ओरिएंटेड चाहिए, डेट ओरिएंटेड चाहिए या हाइब्रिड चाहिए। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब ये है कि जो एसबीआई आपका पैसा ले रहा है ना,
उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करेगा? प्योरली इन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में रिस्क ज्यादा होती है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है, रिटर्न भी ज्यादा मिलता है इक्विटी शेयर्स के। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड मतलब एसबीआई जो आपसे पैसा ले रहा है वो डेट ओरिएंटेड फंड में लगाएगा। डेट ओरिएंटेड फंड क्या होते हैं सर? मतलब वो डिबेंचर्स में लगाएगा, उसमें कोई रिस्क ही नहीं है। डिबेंचर्स में लगा रहे हो, रिस्क तो जीरो, कोई रिस्क नहीं, ओनली इंटरेस्ट आता रहेगा, तो वो यहां से करता है। और एक हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड मतलब मिक्स, कुछ पैसा आपका इक्विटी शेयर में लगा देगा और कुछ पैसा डेट डिबेंचर्स वगैरह लोन्स वगैरह दे देगा, इनमें लगा देगा। ये हाइब्रिड होता है, मिक्सचर होता है ये। तो यहां पर कौन सा वाला फंड कवर किया गया? ओनली इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो फाइनेंशियल असेट किसे माना गया? इस वाले फंड को। तो अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तो फिर जो आपका है वो 12 महीने वाली लिमिट लगेगी। ऐसा क्यों? क्या होता है बेटा, देखो बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। नॉर्मली इक्विटी शेयर आप खरीदते हो, जैसे ये ऊपर है ना शेयर्स वगैरह, इनके लिए लिमिट कितनी है? 12 महीने। ठीक है, 12 महीने की लिमिट है। अब लोग सोचेंगे यार इस पर तो 12 महीने की लिमिट है, तो एक काम करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी शेयर में लगा देते हैं, और वहां पर अगर डिफरेंट लिमिट रख ली तो लोग उसका फायदा नहीं उठा लेंगे। इसलिए बोला चाहे आप डायरेक्टली कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करो या म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, दोनों के केस में लिमिट कितनी है? 12 महीने की। इन दोनों को क्या मान लिया? फाइनेंशियल असेट मान लिया। तो ये होता है बेटा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। और कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके अंदर आती है फाइनेंशियल असेट में? नोटिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटीज जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है कि हम इसको फाइनेंशियल असेट मानेंगे, वो आती है। तो इस पर तो अपन कोई डिस्कशन कर ही नहीं सकते, जिसको गवर्नमेंट ने बोला है उसको मानते हैं। अब अपने अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बता देगा कि ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है। लिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर एक सेफ रास्ता होता है इन्वेस्टमेंट का, आपने 11th 12th में ही पढ़ लिया होगा इनके बारे में। तो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स लिस्टेड है तो कितनी लिमिट है? 12 महीने की। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, डिबेंचर अनलिस्टेड है तो बताओ कितने महीने की लिमिट लगेगी? डिबेंचर अनलिस्टेड है तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसाइड करने के लिए कितने महीने की लिमिट लगेगी? जल्दी से बताओ मुझे कि अगर डिबेंचर अनलिस्टेड है तो कितने महीने की लिमिट लगनी चाहिए? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ सभी। तो बेटा जो ज्यादातर बच्चों का आंसर आएगा वो कितना आएगा? 24 महीने। लेकिन वो गलत है, आंसर है 36 महीने। अरे सर अभी अभी तो पीछे पढ़ के आए, एक बार वापस पढ़ो, वापस पढ़ो उसको, दिखाऊं आपको? इसलिए ध्यान पूरा वहां रखना होता है। वहां पर अनलिस्टेड शेयर्स लिख रखा है, वहां कहां लिख रखा है अनलिस्टेड डिवेंचर? पढ़ो, वहां पर 24 महीने की जो लिमिट थी अनलिस्टेड इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर ही तो थी, वह डिवेंचर था ही नहीं। तो जिसके लिए कोई लिमिट नहीं हो तो जनरल पर जाओ, फिर अनलिस्टेड डिवेंचर के लिए कहीं लिमिट दिखी? नहीं दिखी, फिर कौन सी 36 वाली तो लगेगी। तो ये एक्ट है, लॉ है, बड़ा समझदारी से बनाया हुआ है। तो ध्यान रखो बेटा, 36 मंथ्स की इस केस में लिमिट लगेगी। और लास्ट है नोटिफाइड जीरो कूपन बॉन्ड। जस्ट वेट ए मिनट बेटा। और लास्ट पॉइंट क्या बोलता है बेटा? नोटिफाइड जीरो कूपन बॉन्ड। ऐसे जीरो कूपन बॉन्ड जिनको नोटिफाई कर रखा है कि भाई हम इनको फाइनेंशियल असेट मानेंगे और 12 महीने की लिमिट लगाएंगे, वो भी यहां पर आ जाएंगे। मेनली हमको याद क्या रखना है, आपको पता होना चाहिए बेटा, लिस्टेड शेयर्स पर 12 महीने की लिमिट लगती है, बस मुझे ये चाहिए। और लिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर पे भी क्या लगती है? 12 महीने की। लिस्टेड वर्ड याद रखो आप। अब देखो बेटा, लिस्टेड शेयर्स लिमिट्स देखते हैं क्या क्या है। कितने महीने की लिमिट लगेगी भाई? इस महीने के इतने टाइम के अंदर अंदर असेट को ट्रांसफर कर दिया तो शॉर्ट टर्म, इसके ऊपर निकल गए तो लॉन्ग टर्म। सबसे पहले जनरल लिमिट बताओ जल्दी से मुझे, बोलो बोलो जल्दी से बोलो, जनरल लिमिट बताओ क्या है? जल्दी से आंसर आना चाहिए मेरे पास। आपको पता है तो भी बोलो। 36 मंथ। अब लैंड एंड बिल्डिंग के लिए बताओ कितनी लिमिट लैंड एंड बिल्डिंग के लिए?
वेरी गुड बेटा, 24 महीने की लिमिट। अनलिस्टेड डिवेंचर के लिए बताओ कितनी लिमिट। अनलिस्टेड डिवेंचर के लिए वेरी गुड, 36 महीने की लिमिट। लिस्टेड शेयर्स के लिए कितनी लिमिट। 12 महीने की। लिस्टेड शेयर्स फाइनेंशियल असेट होते हैं। बिजनेस की मशीन के लिए कितनी लिमिट, अगर मैं मेरी बिजनेस की मशीन ट्रांसफर करूंगा कितनी लिमिट बताओ। बिजनेस की मशीन, वेरी गुड। इस पर क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि बिजनेस की मशीन है, डेप्रिसिएशन लग रहा होगा, डेप्रिसिएशन लग रहा होगा तो गेन कौन सा होगा, शॉर्ट टर्म होगा। वेरी गुड बेटा। अनलिस्टेड शेयर्स, कितनी लिमिट, 24 महीने की। वेरी गुड बेटा। रेसिडेंस, बिजनेस की बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी, बताओ कितनी लिमिट। बिजनेस की बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में हमारा बिजनेस चलता था उसको ट्रांसफर कर दी, लिमिट नहीं। वेरी गुड बेटा, बात को आप समझ चुके हो। शॉर्ट टर्म सर बिजनेस की थी मतलब डेप्रिसिएशन लगा रहे होंगे, और डेप्रिसिएशन लगा रहे होंगे तो उस असेट पर कौन सा गेन होगा, शॉर्ट टर्म। बताइए बेटा, ये बात आपको क्लियर है कि नहीं, ये लिमिट्स, और ये लिमिट्स याद हो जानी चाहिए, टाइम लिमिट्स। आपको एमसीक्यू बनता ही बनता है, बहुत बार जिस चीज का बना है मैं आपको बता दूं, कहाँ गए हमारे, इसका बहुत बार बना है। अनलिस्टेड शेयर 24 महीने वाले का काफी बार एमसीक्यू बना है। तो ये है बेटा, अब जहां पर शॉर्ट टर्म नहीं वहां पर क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। जहां पर शॉर्ट टर्म नहीं होगा फिर वहां पर क्या हो जाएगा, अब लॉन्ग टर्म हो जाएगा। इसके बाद में सारी अब क्या है, इसके अलावा सब लॉन्ग टर्म। तो यहां पर देखो मैंने दो पार्ट बनाए बेटा, जब आप नोट्स को पढ़े तो एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होगा, ये रही टाइम लिमिट, ये रही असेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बड़ा सिंपल सी बात लिख ली, विच इज नॉट शॉर्ट टर्म, क्योंकि दोबारा या तो आप लिखना चाहो तो लिखो एक्सीड 36 मंथ, एक्सीड 12 मंथ। अच्छा, एग्जैक्ट 36 महीने है तो भी कौन सा होगा, एग्जैक्ट 36 महीने तो भी शॉर्ट टर्म होगा, ध्यान रखो। 36 से ऊपर जाएगा ना तभी लॉन्ग टर्म होगा, इस टाइम से ऊपर जाना चाहिए, ये एग्जैक्ट इतना टाइम भी है तो भी क्या होगा, शॉर्ट टर्म। अब बेटा आ जाता है ये अपना फॉर्मेट, कि आखिर कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे होता है। वैसे सेक्शन 48 इनकम टैक्स का जो है इसके अंदर फॉर्मेट दे रखा है। अब लॉन्ग टर्म के लिए अलग तरीका होगा, शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे अपन ने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा ना, कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या हुआ करता था, कि भाई लेट आउट के लिए अलग फॉर्मेट, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए अलग फॉर्मेट, वैसे ही यहां पर है। अभी ये फॉर्मेट अपन को देखना है, फिर अपन इस फॉर्मेट को आगे यूज करके, ये इतना ही होता है, ये देखो कैपिटल गेन का क्वेश्चन इतना ही सॉल्यूशन होगा भाई, इससे बड़ा नहीं होगा कभी भी, और चार पांच चीजें फिक्स वही होगी हमेशा। बस आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि इस चीज में ये क्या लू, इस केस में ये क्या लू और ये क्या लू, बाकी फॉर्मेट इतना ही है ऑलवेज। तो शॉर्ट टर्म वाला पढ़ो बेटा, शॉर्ट टर्म वाला आप देखोगे, क्योंकि यही फॉर्मेट मेन एक्ट में यही है। लॉन्ग टर्म वाला क्यों नहीं है, अपन ने कैसे बना लिया, वो ड्यू टू सम प्रोविजन ये बन के आता है फॉर्मेट। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लेते हैं कोई एसेट है, लेट से अपन एक एग्जांपल ले रहे, 50 लाख में सेल कर दी। इस एसेट की कॉस्ट थी 30 लाख, और इस घर में हमने मरम्मत वगैरह कैपिटल नेचर के कंस्ट्रक्शन और कराए थे, इंप्रूवमेंट कराए थे, 5 लाख। कैपिटल गेन निकालना है तो सबसे पहले देखो क्या बोलता है, आप लिखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंग यहां पर कितना आएगा, 50 लाख। फिर उसमें से लेस होते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, कि ये ट्रांसफर करने पर आपका कोई कमीशन ब्रोकरेज वगैरह अगर आपको देना पड़ा हो तो उसको क्या कर देंगे बेटा, उसको हम कर देते हैं लेस, डिडक्ट कर देते हैं। फिर आ जाता है हमारा नेट सेल कंसिडरेशन। ये जैसे मान लो लेट से कि हमको यहाँ पर कमीशन देना पड़ता, 1 लाख का हमको कमीशन देना पड़ा है, तो हम यहाँ क्या लेस करते हैं, 1 लाख। फिर 49 लाख रुपीज क्या आता है हमारा नेट सेल कंसिडर। फिर हम यहाँ पर लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, के आपने असेट को कितने में खरीदा था,
आगे जब अपन चलेंगे ना तो इन्हीं पर स्पेशल स्पेशल केसेस आएंगे। कुछ स्पेशल केसेस आएंगे जिसमें हमको सोचना पड़ेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना चाहिए। कुछ स्पेशल केसेस ऐसे आएंगे जिसमें सोचना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेनी चाहिए। तो यहां पर जैसे अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग तो कितने में एक्वायर करा था 30 लाख में, तो वो 30 लाख लेस। और अगर आपने कोई इंप्रूवमेंट कराया है तो वो भी यहाँ पर लेस हो जाता है और उसके बाद में आ जाता है आपका कैपिटल गेन। ये शॉर्ट टर्म का फॉर्मेट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होगा? अगर बेटा लॉन्ग टर्म आपको देखना है तो लॉन्ग टर्म वैसे पूरा सेम है आप देखोगे तो, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ में क्या लगा हुआ है? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के साथ में क्या लगा हुआ है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसका मतलब क्या है? होता क्या है कि बेटा लॉन्ग टर्म मतलब आपने असेट को ज्यादा टाइम तक होल्ड रखा। अब आपने मान लीजिए कोई असेट 2001 में खरीदी, 2001 में खरीदी थी 5 लाख की, और 2020 में बेची उसको 50 लाख में। ठीक है, तो यहां पर आपका कैपिटल गेन कितना दिख रहा है? 45 लाख। भाई 45 लाख का फायदा है आपको। लेकिन एसएससी का कहना यह है कि सर वो 5 लाख रुपए जो है ना वो 2001 के हिसाब से हैं। अब आपको अगर आज के टाइम से गेन निकाल रहा है तो आप सेल वैल्यू तो आज की ले रहे हो, तो कॉस्ट भी तो आज की लो। कि उसी एसेट को अगर मैं आज के टाइम पर खरीदूं तो महंगाई को, इन्फ्लेशन को भी तो एडजस्ट करो। क्योंकि उस टाइम के 5 लाख है, ये तो उस 2001 के 5 लाख है। एसएससी बोलता है उस टाइम के 5 लाख आज 40 लाख बन चुके हैं, तो मेरा गेन तो 10 लाख ही है एक्चुअल में इस केस के अंदर। तो यहां पर क्या किया जाता है कि इंडेक्सेशन किया जाता है। इंडेक्सेशन कैसे करते हैं वो भी सीखने वाले हैं। कैसे करना है भाई? जो पास्ट टाइम की कॉस्ट है उसको आज के टाइम पर लाने के लिए हम क्या करते हैं? इंडेक्सेशन करते हैं। जैसे उस 2001 के 5 लाख रुपए 2020 में आकर के कितने बन गए, वो हमको यहां पर लेस करने पड़ेंगे। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए भी है। 2005 में कराई थी तो 2005 की जो इंप्रूवमेंट की कॉस्ट थी वो आज कितनी बन गई, वो लेस। शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन नहीं करना होता, लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन करना होता है। अब ये इंडेक्सेशन क्या होता है सर? ये बेटा हर एक साल का गवर्नमेंट ने हमको क्या दे रखा है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर दे रखा है, 2001 से दे रखा है। 2001 से लेकर के अभी तक के, पहले 1981 से था, अभी रिसेंटली अमेंडमेंट भी हुआ है, देखेंगे क्या हुआ है क्या नहीं। 2001 से लेकर के अभी तक के सालों का हमको क्या दे रखा है? इंडेक्स नंबर। सर किसी के पास 2001 से पहले की हो तो क्या? अभी आएगा, वो भी सब्र करो। 2001 से लेकर के 2020 तक के हमको क्या दे रखे हैं? इंडेक्स नंबर। जैसे मान लो 2001 का जो है वो 100 है इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो 2020 का मान लो 301। तो ये डिनोट कर रहा है जो चीज 2001 में 100 थी वो 2020 में आकर के क्या हो गई है? 300। ये इंडेक्स नंबर की बेटा अपन को एक लिस्ट दी गई है जो कि गवर्नमेंट इशू करती है। वो लिस्ट अपन को यहां पर दी गई है जो कि गवर्नमेंट क्या करती है? इशू करती है। ये इंडेक्स नंबर की लिस्ट हमको 2001 से लेकर के 2020 तक की दी गई है। इनको अपन बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर। क्या काम आते हैं? उस टाइम की जो कॉस्ट थी उसको आज के टाइम पर लाने के लिए ये काम आता है। उस टाइम की जो कॉस्ट थी उसको आज के टाइम पर लाने के लिए ये काम आता है। तो ये तो अपन सीखेंगे, अभी इसके बारे में अभी अपन ज्यादा डिस्कशन अब नहीं कर रहे हैं। अभी अपन इतना ही डिस्कशन कर रहे हैं इस क्लास में। आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा बेटा अपने नोट्स के अंदर। और आपने इस नोट्स के प्रिंट निकाल लिए तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं होगी। हाउएवर इट इज एडविजिबल फ्रॉम माई साइड के आप इसको नोट करते रहें, क्योंकि बीच में जो क्वेश्चन आएंगे वो तो आपको खुद ही सॉल्व करने होंगे। और नोट करोगे तो ज्यादा जल्दी लर्न होगा, ये भी आपका फायदा है। हालांकि इसमें आधा नोट्स के अंदर आधा स्पेस तो क्वेश्चन सॉल्विंग का ही होता है, तो वो चीज ध्यान में रखें आप। चलिए बेटा, तो इस क्लास में करते हैं अपन इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।